भाजपा दो अभियानों को एक साथ समानांतर व्यवस्थित कर रही है, संचालित कर रही है। एक अयोध्या का अभियान, राम मंदिर में रामलला के नूतन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह, जो सदी का सबसे बड़ा समारोह है, उसमें भी पूरी ऊर्जा लगा रही है और साथ में वॉल राइटिंग के काम में भी लगी है। और ऐसा नहीं कि छोटे कार्यकर्ताओं के हाथ में बुरुश थमा दिया कि तुम ही लोग करोगे और बाकी बड़े लोग केवल मॉनिटरिंग करेंगे ना। जेपी नड्डा से लेके योगी आदित्यनाथ तक सब लोग वॉल राइटिंग करेंगे, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, सब ये भी समानांतर। और 22 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह और 25 को, यानी 23 और 24 2 दिन बीच में छोड़कर 25 को भारतीय जनता पार्टी अपनी संपूर्ण ऊर्जा झोंकने जा रही है बुलंदशहर में, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के अभियान का श्री गणेश करने जा रहे हैं। सोचिए, और पार्टी हो इतने बड़े समारोह के बाद महीने 2 महीने तो कहे कि कमर सीधी करने दो भाई, बहुत थक गए, अयोध्या में लगे रहे, अब कहां तक कर रहे हैं? अभी तो अक्षत बांट रहे थे घर घर, 10 करोड़ परिवारों तक कुंडी खटखटाई, अब तुरंत कहां लगेंगे इसमें? नहीं। और 31 जनवरी तक, 30 जनवरी तक ये सुनिश्चित किया है भाजपा ने कि उत्तर प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी का चुनाव कार्यालय खुल जाए और फंक्शनल हो जाए। अब आप सोचिए, ऐसी तूफानी गति से भारतीय जनता पार्टी मैनेजमेंट में लगी है और दूसरी ओर विपक्ष है। उसमें 2 कोण हैं। एक कोण, जैसा मैंने कल भी कहा, मतलब परसों भी कहा था, मायावती जी की पार्टी का है, जिसने इस पूरे चुनाव के युद्ध को त्रिकोणीय कर दिया। और दूसरा कोण है अखिलेश यादव जी की पार्टी और राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस, उसकी युति, उसका गठबंधन। आज गठबंधन की बैठक हो रही है सीटों के बंटवारे को लेकर, सीटों को में हिस्सेदारी को लेकर। उसमें तमाम पेच है। कांग्रेस पार्टी 2009 के प्रदर्शन पर सीटें चाहती है। अखिलेश यादव की पार्टी ऐसा दे नहीं सकती, कोई पार्टी नहीं दे सकती। वो भाई, कांग्रेस के पास अभी वोट है 2% उत्तर प्रदेश में, लोकसभा की सीट 1, विधायक 2, 402 में। और उस पर कांग्रेस अगर 22 लोग, 24 लोग, 25 लोग मांग रही है कि 25 टिकट हमको दे दो, इसलिए समाजवादी पार्टी ने शर्त रखी कि संख्या नहीं, नाम दीजिए, कौन लड़ेगा उस पर चर्चा होगी, आपको ब्लैंक चेक नहीं देंगे। अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेतृत्व को जो संदेश दिया है, उसका मूल स्वर यह है कि संख्या के आधार पर बंटवारा नहीं, उम्मीदवार बताइए, बैठकर तय करते हैं ये उम्मीदवार जीतने लायक है कि नहीं, तब सीट छोड़ेंगे, अन्यथा नहीं। इसमें एक पेच जयंत चौधरी का भी है। मांगनी उन्होंने भी 15 से शुरू की, लेकिन शायद 5 तक तो चाहें। अब कितनी बात बनेगी, नहीं बनेगी, कांग्रेस अपने को कितना पीछे करेगी, या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए कुर्बानी देगी? और अगर ये उत्तर प्रदेश में सपा कुर्बानी देगी तो इसके एवज में कांग्रेस से कहां कुर्बानी मांगेगी? क्योंकि वो नारा गाना तो वो ये कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, इनकी भी हो कुर्बानी करवाओगे तो उनकी भी होगी। देवरानी जेठानी जैसा मामला, आपका बच्चा हमारे घर खाना खाएगा तो हमारा आपके घर खाएगा। आप उत्तर प्रदेश में ज्यादा हिस्सेदारी चाह रहे हो तो हम मध्य प्रदेश में 5 सीटें मांग लेंगे लोकसभा की, वहां रायता फैला देंगे। और नहीं तो राजस्थान में मांग लेंगे, जयंत चौधरी से कहेंगे तुम भी लड़ो 5 सीटें राजस्थान में, तब क्या करेगी कांग्रेस? बहुत सारे पेच, और इन सब पेचों के ऊपर अयोध्या से उठी राम लहर, जिसने पूरे देश को आप्लावित कर दिया। ऐसी ऐसी हिलोरें उठ रही हैं देश के मन में, मस्तिष्क में,
कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक राम राम हो रहा, राममय हो रहा देश। आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि पूरे देश में कहीं जाओ, अभी वो सुदूर दक्षिण में थे, आज उनका देश में कहीं जाओ राममय दिख रहा है सब कुछ। उसी राम के नाम पर जो जनज्वार है, जो हिलोर है, जो लहर है, उसी लहर के बीच में चुनाव भी है। और एक और राम लहर, दूसरी ओर विपक्ष के राम मंदिर को लेकर अलग अलग बयान और अलग अलग तेवर। लालू जी ने कहा निमंत्रण आया, हम नहीं जाएंगे अयोध्या। शरद पवार ने चिट्ठी अच्छी लिखी, सुंदर चिट्ठी लिखी, लेकिन आने में असमर्थता जताई, का बाद में आएंगे। पहले नारा लगता था, भाजपा के लिए विपक्ष लगाती थी, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब एक नया नारा बन रहा है, अयोध्या हम भी जाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये विपक्ष के लिए लग रहा, अयोध्या हम भी जाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये नारा इस लोकसभा चुनाव में गूंजेगा। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलें। रामलला विराजमान होने वाले हैं, वहीं भारत प्रगति के पथ पर निरंतर जो आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी। 2024 के सियासी शंखनाद की ये वो इबारत है जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दीवार पर उकेरी है, और इस इबारत में इरादा भी लिखा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। वहीं टारगेट ये है कि अब की बार 400 पार। रामलहर पर सवार बीजेपी ने कमर कसते हुए अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद यानी 25 जनवरी से पीएम मोदी बुलंदशहर से अपनी चुनावी रैलियों को बुलंद करेंगे, क्योंकि यूपी के लिए भी बीजेपी ने मिशन 80 का मंत्र दिया है। विकसित भारत के संकल्प के साथ 2024 में देश के अंदर आम चुनाव होने हैं, और वह आम चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से भी, देश की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है, और हम लोग उत्तर प्रदेश में चूँकि काम करते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश का तो पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि इस बार 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और देश में हमें उम्मीद है कि 400 से अधिक सांसद जिता करके भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। 2024 में जहां आम चुनाव होंगे, जहां रामलला का भव्य मंदिर जो बनकर के तैयार है, जहां रामलला विराजमान होने वाले हैं, वहीं भारत प्रगति के पथ पर निरंतर जो आगे बढ़ रहा है। वहीं बात करें विपक्षी खेमे की, तो अभी तक गठबंधन के गुणा गणित का ही हल नहीं निकल पाया, बल्कि मायावती के एकला वाले ऐलान के बाद विपक्षी खेमा अब सपा बसपा और कांग्रेस की 3 तिगाड़ा वाली तस्वीर में दिख रहा है। हालांकि गठबंधन पर गारंटी से हुए गड़बड़ी भले ही गिरगिट तक जा पहुंची हो, लेकिन अखिलेश यादव अब बसपा सुप्रीमो के लिए सम्मान जता रहे हैं। समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है, और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी। इधर इंडिया गठबंधन की एक गाड़ी में सवार सपा और कांग्रेस की गाड़ी सीट शेयरिंग पर रफ्तार पकड़ती दिख रही है। एक राउंड की बैठक के बाद बुधवार को सपा और कांग्रेस के नेता दिल्ली में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर मंथन कर रहे हैं। 80 सीटों के रण में सपा आरएलडी और कांग्रेस में कैसे सीटें बटेंगी, सबकी निगाहें इसी पर जमी है। बहरहाल चुनावी दहलीज पर खड़े देश में बीजेपी जहां रामलहर पर सवार होकर अब की बार 400 पार का नारा लगा रही है, तो वहीं गठबंधन और सीट बंटवारे की गाड़ी रुक रुक कर आगे बढ़ रही है। ऐसे में सवाल यही है कि कैसे होगा विपक्ष का बेड़ा पार।
अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम तो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा रखते थे और उसके लिए प्रयास कर रहे थे। अब ये बात खड़गे जी सुनेंगे तो बुरा नहीं मान जाएंगे, और ममता जी सुनेंगी तो वो भी बुरा मानेंगी, और लालू जी सुनेंगे तो वो भी बुरा मानेंगे, नीतीश जी सुनेंगे तो बुरा मानेंगे, हो सकता राहुल जी भी बुरा मान जाए। बड़े पेच हैं, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। ओपी सिंह साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ओपी सिंह साहब का स्वागत है। फराज किदवई साहब हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, फराज किदवई साहब का स्वागत है। हमारे मित्र राज शर्मा साहब हैं कांग्रेस के नेता, राज भाई का बहुत स्वागत है। नावेद शिकोह राजनीतिक विश्लेषक, हमारे मित्र नावेद भाई का बहुत स्वागत। नावेद शिकोह जी, एक तरफ शीतलहर और शीतलहर पे बड़ी लहर राम लहर, 22 को अयोध्या का समारोह संपन्न होगा, जो सदी का सबसे बड़ा समारोह भारत का, और 25 को भारत के प्रधानमंत्री भाजपा के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी बुलंदशहर से लोकसभा चुनाव के अभियान का श्री गणेश कर देंगे। 25 को सिर्फ 2 दिन बीच में रखेंगे भाजपा वाले। 25 से चलो मैदान में, बुलंदशहर से आगाज हो जाएगा। 14 में भी नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी अभियान का आरंभ बुलंदशहर से किया था। 30 जनवरी तक सारे ऑफिस फंक्शनल हो जाएंगे बीजेपी के, ऐसा बताया जा रहा। दूसरी तरफ विपक्ष है, बहन जी ने अपना खटोला अलग कर ही लिया कि पंचों की राय सिर माथे, खटोला यही बिछेगा क्या। अब अखिलेश जी और समाजवादी हैं, आज वो लोग बैठ रहे हैं, मुकुल वासनिक हैं, राम गोपाल जी हैं, और उदयवीर हैं, और सब लोग हैं, इनके प्रमोद तिवारी जी की बिटिया, सब लोग बैठ के ये तय देखेंगे भाई कौन कहां सीट लड़ेगा। हमसे समाजवादी पार्टी वाले कह रहे थे कि सीटें नहीं छोड़ेंगे, उम्मीदवार बताना होगा कांग्रेस को किसको लड़ाना चाहते हैं। अमेठी तो बताओ कौन लड़ेगा, तो अमेठी बात करेंगे। क्या तस्वीर दिख रही है नावेद बाबू? सर, चुनाव बहुत बड़ा है, लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, और दिन बहुत कम बचे हैं, 100 दिनों से भी कम दिन बचे हैं। तैयारियों के लिए बहुत समय चाहिए होता है, और 2 धड़े जो सामने हैं, एनडीए और इंडिया गठबंधन, इसमें इस बात में कोई सच्चाई नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से अपनी तैयारियों में जुट चुकी है, जमीन पे उतर चुकी है, अपना माहौल पैदा कर चुकी है, सारी चीजें तय हो गई हैं, उनके घटक दल उनके साथ में है, उनके खिलाफ कोई बगावत की कोई भी जरा सी भी चूं की आवाज नहीं आ रही है। इधर इंडिया गठबंधन अभी तय ही नहीं कर पाया है कि हमारे साथ कौन है, किसको क्या कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कोऑर्डिनेट करेगा, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होगी। लगातार पहले 5 राज्यों के चुनाव की बात कांग्रेस ने कही, और कांग्रेस कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से अलग होके अपने चुनावी तैयारियों में लगी रही। उसके बाद वो हार गए। उसके बाद में फिर एक इंतजार था, जो बहुप्रतीक्षित इंतजार था, वो ये कि बहन जी हमारे साथ आ जाएंगी। अंतिम डेडलाइन थी 15 जनवरी, कहा जा रहा था कि वो अपने जन्मदिन के दिन शायद घोषणा कर ले इंडिया गठबंधन के साथ आने की, लेकिन वहां भी मनाही हो गई, और एक बहुत ही खतरनाक संकेत मिल गए कि ये त्रिशंकु चुनाव जो होगा वो इंडिया गठबंधन के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मायावती अलग चुनाव लड़ेंगी तो इंडिया गठबंधन का जो वोटर है वो बिखर जाएगा। ऐसी स्थिति में आज की तारीख में इंडिया गठबंधन अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहा है, लगातार डिस्प्यूट सामने आ रहा है। वो जमीन पर कैसे तैयारी कर उतरेगा, कब उतरेगा, अभी तक ये तय नहीं है। दूसरी तरफ पूरे देश में राममय माहौल पैदा कर दिया गया है या पैदा हो गया है हर तरफ। अभी मैं लखनऊ से आ रहा था, लखनऊ में 2 ऐसे चौराहे मिले जहां राम यात्राएं निकल रही थी और लोग उत्साह से जुड़े हुए थे। यात्रा निकालने वाले जो लोग थे वो तो अलग थे, जो पब्लिक में लोग थे वो भी उसमें शामिल हो रहे थे और बहुत ज्यादा भावुक थे, बहुत ज्यादा जुड़े हुए। तो ये एक सबसे बड़ा हथियार है भारतीय जनता पार्टी का। वो अपनी चुनावी तैयारियों में भी पूरे तरीके से ठीक है नावेद बाबू, दूसरी तरफ राममय माहौल जो है उनको ऊर्जा दे रहा है। तो जाहिर सी बात है ये पक्ष आपका बिल्कुल मैं मानने को तैयार हूं कि विपक्ष कहीं ना कहीं चुनावी तैयारियों में पिछड़ा हुआ है, सुस्त है, पिछड़ गया है, और सत्ता पक्ष जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी ठीक बात है। ये तो कार्यक्रम तब के मैंने बताए राज भाई, जब 10 करोड़ घर का मतलब हुआ 50 करोड़ लोग। एक घर में हम भारत में 5 आदमी माने जाते। 50 करोड़ लोगों के यहाँ 10 करोड़ घरों में जब पीले चावल और रामलला के मंदिर का चित्र पहुंचा दिया, उसके बाद के कार्यक्रम बताए।
भारत में इससे बड़ा कोई जनसंपर्क जन अभियान कभी हुआ हो तो कोई विद्वान मुझे बताए कि जहां 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्पर्श किया गया हो। राज शर्मा जी, अभी आपका मसला यही नहीं निपट पा रहा है कौन कितनी सीटें लड़ेगा। राम राम कह के तो बैठक 2 बार टलने के बाद अब आज शुरुआत हो रही है। उसमें भी कहा जा रहा है कांग्रेस 2009 का वो लेके आ रही है आंकड़ा, सफाई कह रहे कि ना 19 की बात करो, 22 की बात करो। राज्य हाँ, ऐसा है, सारी सीट सही से बढ़ जाएंगी। और जो हमारा विपक्ष का इंडिया गठबंधन है, मुझे बस एक चीज की बड़ी दिक्कत है और दुख भी है कि हर जो भी हो, ज्यादातर मीडिया हमारे गठबंधन की तो बात कर रहे हैं कि सीट्स पे कौन किसको मिलेगा, कांग्रेस को क्या मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। लेकिन आप एनडीए गठबंधन की भी तो चर्चा करें, उनका क्या है। मुझे तो ये लगता है कि अनुप्रिया पटेल लड़ रही हैं उनसे सीट मांगने में, सब लड़ रहे हैं। राजभर साहब मांग रहे हैं, राजभर साहब चाहते हैं मेरे बेटे को लड़ा दिया जाए, और योगी जी कहते हैं उनके बेटे को नहीं लड़ाना है। तो इनकी भी चर्चा होनी चाहिए। चलिए खैर, अब आपने कहा कि अभी सुखवा साहब कह रहे थे और बड़े सम्मानित है मेरे लिए, मैं विनम्र तरीके से कहता हूं कि आप कह रहे थे कि पूरा देश राममय हो गया। ये क्या नई बात है? क्या आज ही राममय हुआ? राममय तो तब था जब देश आजाद हुआ था, तब से राममय था। लेकिन आज लेकिन जो आस्था थी राम की, अब आस्था राम की आस्था पे चर्चा नहीं हो रही है, अब चर्चा हो रही है राजनीतिकरण की। राजनीति की जो आस्था बढ़ गई है। मैं हमेशा देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश नहीं उमड़ रहा है, पूरा देश पंडित जी ये भी देख रहा है कि ये जो मुहूर्त है ये गलत तरीके से कराया जा रहा है। आज मेरी ही चर्चा हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी का अच्छे कदवार नेता कह रहे, अरे शंकराचार्य को कौन पूछता है, इनका हमारे देश में योगदान क्या है। मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाथ जोड़ लिया। ठीक है राज, आप ही जानो। ठीक है, मगर ये देश के लिए घातक होगा। ठीक है राज भाई, अभी रुकना होगा, सबको बहस में ले आए। अभी रुक जाओ। अयोध्या पर आज बहुत चर्चा नहीं करूंगा, काफी बहसें कर चुका, आगे भी करूंगा, आज नहीं करूंगा। लेकिन अंत में जब मैं अपनी बात रखूंगा तो कांग्रेस के जो प्रमुख 5 सवाल है उन पर अयोध्या पर एक स्थायी तौर पर प्रमाण सहित एक टिप्पणी करूंगा। उसके बाद फिर अगर समझदार होंगे तो वो प्रश्न दोबारा नहीं उठाएंगे। अब फिर भी उठाते तो मान लीजिए थेथर ही है। प्रमाण सहित रख दूंगा 5 बातें, जो 5 प्रमुख बातें कही जा रही उन पर। भाजपा वाले नहीं रख पा रहे, वो भाजपा वाले जाने, मैं रख दूंगा। ठीक, मैं रख दूंगा, बता दूंगा। आपने 5 प्रमुख सवाल उठाए, 5 पर 5 पंक्ति बता दूंगा प्रमाण के साथ। गूगल में देख लेना, चाहे इतिहास किताब में देख लेना, 100% सही मिलेगा। खैर, फराज भाई आपके पास आता हूं। कांग्रेस इस बात से नाराज कि हमारे मकान की खिड़की में झांक रहे हो, उधर वाले एनडीए वाले में क्यों नहीं झांक रहे। वहां कांग्रेस को सुनने में आ रहा है कि अनुप्रिया पटेल नाराज हैं और राजभर नाराज हो, संजय निषाद और कौन कौन। मुझे यह दिख रहा है कि जिसको जो सीट दे देगी भाजपा, वो अहोभाग्य समझ के चुप स्वीकार कर लेगा, धन्यवाद अलग करेगा, जिंदाबाद। 1 बार नहीं, 3 बार। इसलिए चर्चा नहीं कर रहे। वहां लड़ाई चल रही है, और लड़ाई कैसी चल रही। फराज भाई की पार्टी ने 12 तारीख को जब बैठक होनी थी, उस दिन रात को एक ऑफिशियल ट्वीट किया। राज शर्मा इस बात को जहन में रखें, आगे भी बहसें चलेंगी, इसलिए हमेशा के लिए ये ना कहें हमारे में क्यों झांक रहे, हमारे में तो मोहब्बत का बड़ा भारी सैलाब दरिया फूट रहा, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियली ट्वीट किया, कांग्रेस फिर धोखेबाजी पर उतर आई, इसलिए मुझे चर्चा करनी पड़ेगी। क्या उत्तर प्रदेश में आपका बड़ा पार्टनर अगर आपको धोखेबाज कह रहा है तो मुझे चर्चा करनी पड़ेगी विनम्रता के साथ। फराज भाई, समय बीता जा रहा है और ये बात मैंने कहा, अखिलेश जी ने भी परसों भी कही थी और उससे एक दिन पहले भी कही थी कि समय बीत रहा है, भाजपा बहुत संगठित होकर चुनाव की तैयारी कर रही है और इंडिया गठबंधन अभी तक सीटें भी फाइनलाइज नहीं कर पाया। ये बात अखिलेश यादव ने कही थी, उसी को मैं फिर उठा रहा हूं। फराज भाई। अमिताभ जी, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आज आपने एक वो बात कह दी। आपका जो ये वाला 5 बजे का शो है, मैं अक्सर इसको फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे और ट्विटर, यूट्यूब पे और फेसबुक पे, अमिताभ जी, और ये बहुत अच्छा हाई टीआरपी इस शो की, और हमको लगता है कि 1 लाख के ऊपर इसके व्यूअर्स होते हैं आपके शो के। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो विपक्ष कहता था वो आज आपने कह दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब पूछिए क्या, पूछिए क्या अमिताभ जी? विपक्ष ये हमेशा कहता था कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, या उनके और जो अलाय हैं, उनको जो सीटें दे देगी वो हाथ जोड़ करके चुपचाप रख लेगी और कहेगी कि अहोभाग्य। यानी कि भारतीय जनता पार्टी में वहां पर जो इनके पॉलिटिकल अलाय हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में अमिताभ जी इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। ये आपके जैसा इतना सीनियर पत्रकार कह रहा है, इसका मतलब ये बात सही है। एक बार रुकना। मेरी प्रशंसा आपने की, उसके लिए आभार, लेकिन एक बात मैं दुरुस्त कर दूं, बात को घुमाइए नहीं। मैं अपनी बात फिर वहीं पर लाके खड़ी कर दूं। मैं तो कभी दो बातें नहीं करता। नेता से मिलूं, उसके कोठी में तो भी वही बोलता हूं जो यहां टीवी बोलता हूं। मैं ये सब करता नहीं छलछंद। मसला हैसियत का नहीं, मसला ये है कि अनुप्रिया पटेल को भी पता है, ओम प्रकाश को भी पता है, संजय निषाद को भी पता है, बाकी जितने जुड़ेंगे सबको पता है कि मोदी जी का फोटो लगाएंगे तभी जीतेंगे। ठीक, आपके यहां किसी को भरोसा नहीं। अखिलेश यादव की पार्टी किसी नेता से पूछोगे तुम कांग्रेस के फोटो लगा के जीतोगे, वो कह कैसी बात कर रहे हो भैया, आप जैसा आदमी अग्निहोत्री जैसी बात कर रहा है, ये तो बोझ है हमारे ऊपर। अब आप सब बातें जो टेलीफोन वाली यहां खुलवाना चाहते हो, मैं नाम ले लेके बस सुना दूंगा बड़े नेताओं का, वो मेरा चरित्र नहीं है, इसलिए ऐसी बात ना करो फराज भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुन लो, आपके एक बात और कह दूं ताकि आगे के लिए भी, हमेशा के लिए चुनाव लंबा चलेगा, ऐसे फिर व्यवधान ना आए। एक दौर यही फराज भाई, इतिहास के विद्यार्थियों को पता होगा, आप सबको भी अच्छा लगेगा जान के, जो स्थिति ये 70 के दशक में इंदिरा गांधी की थी ना, क्या वही स्थिति नरेंद्र मोदी की है। उनका चेहरा फोटो लगा के आदमी जीत जाता था। ठीक, और जब 35 सांसद या कितने 33 सांसद जिता के मुलायम सिंह लाए थे यूपी में, तो जो उनकी स्थिति थी, क्या उसके बाद तो आप लोगों की नहीं बनी, ना कांग्रेस की बनी, अब मोदी की है। इसलिए उनके साथ जो लोग हैं उनको उन पे भरोसा है। ठीक, आपके यहां भरोसा नहीं है। एक दूसरे को अपना झोला बचाना मुश्किल है एक दूसरे से, क्या कि झोला ना खींच ले जाए, इधर आंख लगी उधर झोला साफ पार। फराज भाई, अमिताभ जी देखिए, ये जहां तक रही बात भरोसे की, तो भरोसे का थर्मामीटर तो मेरे पास नहीं है, हो सकता है आपको कहीं से कोई रिसर्च मिली हो। खैर, आपने आज मेरे 2 काम बहुत आसान फिर से कर दिए अमिताभ जी। एक, आपने अभी ये बोला कि मोदी जी का चेहरा दिखा करके अनुप्रिया पटेल टिकट ले लेंगी। फॉर एग्जांपल अनुप्रिया पटेल या उनके घटक दल, और वो चुनाव में जाएंगी, चुनाव में जाएंगी, वही हाँ, चुनाव में जाएंगी। इसका मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, आज फिर आपने सिद्ध कर दिया कि उनकी अपनी पार्टी की, उनकी विचारधारा की, उनका जो उनके जो मुद्दे हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर मोदी जी का चेहरा नहीं लगाएंगे तो वो चुनाव हार जाएंगे। इसका मतलब ये है कि उनके जो पॉलिटिकल अलाय हैं वो इररिलेवेंट हैं। आपने फिर से एक बार सिद्ध किया। दूसरा, आपने कहा कि आपको लाभ नहीं होगा फराज बाबू, वो रिलेवेंट हो इररिलेवेंट हो, उससे आपको क्या लाभ होगा? आप कन्नौज जीतोगे तो चंदन लगेगा, आप आजमगढ़ जीतोगे तो चंदन। कहां भटक रहे हो बाबू? अमिताभ जी, मैं आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूं, और मैं आपकी दूसरी बात को भी इंडोर्स चुनाव हार जाओगे तो अनुप्रिया का क्या होगा? इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूं और आपकी दूसरी बात को भी इंडोर्स करने जा रहा हूं अमिताभ। ठीक फराज, आप तो मेरे बड़े फेवरेट पत्रकार हैं, इसलिए मैं आपकी दूसरी बात को भी इंडोर्स करने जा रहा हूं। आपने कहा कि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की जो हैसियत थी वही आज मोदी जी की हैसियत है। मैं इसमें एक बात और जोड़ देता हूं कि 1970 के दशक में जिस तरह से घोषित आपातकाल था, उसी तरह से आज की तारीख में मोदी जी के शासनकाल में अभी रुकना होगा। फराज किदवई को भी रुकना होगा। आपकी दोनों बातों से रुक जाइए। मेरी बात उतनी ही जितनी मैं बोलूं, उसके बाद जोड़ा घटाना अपना अपना करो और उसकी जिम्मेदारी खुद लो। ठीक, मैंने जितना कहना था कह दिया, और जितना मैं बोल देता हूं उस पर मैं 3 दिन बहस करने की सामर्थ्य रखता हूं। 1 घंटा नहीं, 3 दिन बिना गूगल देके बहस करने की सामर्थ्य रखता हूं। ठीक, उतना ही बोलो जितना आप लोग झेल पाओ, बाकी ठीक है। मैं समाजवादी पार्टी को, ये जो बैरागी संप्रदाय में दीक्षित हो गए हैं ये लोग,
बीतरागी संप्रदाय में, मैं इनको धन्यवाद देता हूं। बीतरागी मैंने क्यों कहा नावेद बाबू? इसलिए कहा, हम आजमगढ़ हार जाएं डोंट, कोई चिंता नहीं, रामपुर हार जाएं कोई चिंता नहीं, क्या 3 सीट बचे कोई चिंता नहीं, अनुप्रिया पटेल का क्या होगा हम इसमें दिमाग लगाएंगे, और ओम प्रकाश राजभर का क्या होगा। मेरी शुभकामनाएं। क्या आप ओम प्रकाश राजभर नहीं, अरुण राजभर के भविष्य पर भी चिंतन मंथन करते रहो, लेकिन ये ना सोचना कि रामपुर कैसे जीते दोबारा, स्वाल टांडा कैसे जीते बताओ, स्वाल टांडा हार जाओ, गुड्डू जमाली से कैसे निपटे मत सोचना, ये चिंतन करना कि संजय निषाद का क्या होगा। घोसी का भी जिक्र कर दिया, ऐसा न करे भैया, घोसी से देश चल रहा है। आजमगढ़ से कौन लड़ा था पता है ना आपको? अब मुझसे कहलवाओ नहीं, बुराई करा दोगे कि फराज की भाई, आजमगढ़ से कौन लड़ा था पता है ना? अरे सब पता है हमें, हमको तब फिर ऐसे कोई बात नहीं। परिवार हार जाए चुनाव, फिर कुछ बचता है क्या? खैर, ओपी सिंह जी, ओपी सिंह जी, विपक्ष, आपको इस बात से खुश होना चाहिए कि विपक्ष अयोध्या काल में, मैं इस देश के इस समय को अयोध्या काल कहूंगा, इस अयोध्या काल में बैरागी हो गया। क्या वैसे तो बैरागियों के एक संप्रदाय है, लेकिन मैं देख रहा हूं समाजवादी पार्टी इस कदर बैरागी हो गई, वो कह रही कि हमारा सब लूट जाए, डोंट वरी। संजय निषाद का क्या होगा, इस पर हम दिमाग लगा रहे हैं। ओपी सिंह जी, ताकि कौन किस पर दिमाग लगाता है वो लगाए, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं, गति अपने हिसाब से चलती है। और जस करनी तस भोग उताता, नरक जात फिर क्यों पछताता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। भारतीय 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन क्या कर रही है, सपा का और बसपा का गठजोड़ हुआ कि नहीं, कांग्रेस का और सपा का हुआ कि नहीं, कौन हारेगा कौन जीतेगा, इसके लिए हमारे पास कोई समय नहीं। हमारे पास केवल समय यह है, हमारे पास इस समय 2 अभियान चल रहे हैं जी। विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये 15 नवंबर से चल रही है, 26 जनवरी तक चलेगी। इसका क्या उद्देश्य है कि ये तो बता दूं, ये आप जानते हो तो चलो। नहीं वो जानते सब लोग। दूसरा स्लोगन पता, स्लोगन हमारा जो चल रहा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुख्यमंत्री तक चल रहा है। हमारा लक्ष्य ये है, हम जनता के बीच में जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्या किया, बसपा ने क्या किया, इस देश पर जो है 75 साल में 60 साल कांग्रेस का राज था, देश को क्या किया, हम ये नहीं कहने जाएंगे। हम जनता के बीच में जाएंगे तो केवल इस बात के लिए करेंगे कि आपने हमारे ऊपर जो विश्वास किया, क्या हम उस विश्वास पर खरे उतर, क्या हमने आपको गरीबी दूर करने का वादा किया था, वो क्या गरीबी दूर करने का हमने प्रयास किया, क्या गरीब आदमी के ऊपर मुस्कान लाने का प्रयास किया। परसों भारत की नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है कि इस देश में जो केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही है, जहां डबल इंजन की सरकार, जहां नहीं, जहां केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है, 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर हैं, और जिसमें सबसे बड़ी आबादी वाला उत्तर प्रदेश 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर। हमें चिंता इस बात की कि हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है, जो हकदार है, जो पात्र व्यक्ति है, उसको मिला कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला, हमने अगर 10 करोड़ 4 करोड़ आवास दिया, 10 करोड़ योजना के तहत दिया, हमने जो है स्वास्थ्य बीमा दिया, इन सारी योजनाओं को दिया, कहीं हमारा कोई गरीब छूट तो नहीं गया, कोई किसान छूट तो नहीं गया। हमारे पास इस बात की फुर्सत नहीं है कि हम दूसरे में झांकने की कोशिश करें। हाँ, मैंने भी सुना कि 543 में 3 सीट पाने वाले पहले तो खुद प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हुए, अब दूसरे कह रहे हैं कि हम तो सम्मान करते हैं बहन मायावती जी का, हम तो उनको 3 सीट पाने वाले प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो मायावती ने 5 दिन पहले क्या कहा, खबरदार 2 जून 1995 गेस्ट हाउस कांड को मैं भूली नहीं हूं, जो मेरे साथ समाजवादियों ने गुंडागर्दी किया है, मैं उसको भूल ही नहीं। तो कांग्रेस और ये ने क्या आपस में मध्य प्रदेश में किया, उसकी भी मैं याद दिलाना चाहता हूं। हमारा तो एक ही नारा है उत्तर प्रदेश में, 80 की 80 सीट और अब की बार 400 के पार।
हमारा दिमाग, ठीक है ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा। ठीक बात, ठीक है जी, अपने योजनाओं जी बिल्कुल ठीक है, सबको अपने में रहना चाहिए। नावेद शिको, मेरी अपनी जर्नलिस्टिक समझ ये कहती है, क्योंकि बहुत मौसम देखे हमने चुनाव के, पहली बार तो देख नहीं रहे क्या, अब तो पीढ़ी बदल गई दलों में, उतना लंबा दौर हो गया देखते देखते। मेरी समझ कहती है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा 75 के आसपास सीट खुद लड़ेगी, ठीक, उसके जितने अलाई हैं मैं अभी उनके नामों में भी नहीं जाता, 5 सीट मोर देन एनफ, ऐसी मेरी समझ कहती है। लेकिन अखिलेश यादव और कांग्रेस और अजीत सिंह की पार्टी, अरे जयंत की पार्टी, उनके बीच में इतना सरल डिवीजन संभव नहीं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, थरिया चल जाएगी। नवेश को बिल्कुल, यहां पर क्या है कि मैं बार बार यही बात कहता हूं कि सर्कस की तरह राजनीति होती है, और राजनीति में भी एक रिंग मास्टर होता है। अगर रिंग मास्टर मजबूत है तो कोई भी घटक दल जो है वो बगावत नहीं कर सकता, ब्लैकमेल नहीं कर सकता, दबाव नहीं बना सकता। भारतीय जनता पार्टी में लीडरशिप है और कहीं ना कहीं एक छतरी है जिसके नीचे उसका अनुशासन चलता है, ये बात सही है। और अभी इंडिया गठबंधन में ऐसा अनुशासन दिखाई नहीं दे रहा है, कोई रिंग मास्टर नजर नहीं आ रहा है जिसके इशारे पर अनुशासनहीनता को रोका जा सके। ये कमजोरी है इंडिया गठबंधन की। ये बात सही है कि आज के माहौल में हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और उसके अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि 70-75 सीटें जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का अगर यही हाल रहा कि जमीन पे वो नजर नहीं आए, सीट शेयरिंग में इतना लेट हुआ, तो उनका अंजाम नहीं होगा। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो हम कहते थे वैसा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में पूरा देश कह रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, सारे एक्सपर्ट, सारे पत्रकार, जनता क्या कह रही है ये हमें पता नहीं होता है, हम अनुमान लगाते हैं और जनता क्या कर देती है हमें नहीं पता। ओपी सिंह साहब बहुत सीनियर आदमी है, पत्रकार भी हैं और बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। अगर उन्होंने बात सही कही है कि रोजगार बहुत मिल गया है, बेरोजगारी खत्म हो गई है, महंगाई अब नहीं है, जनता से जुड़े ये सवाल अगर मोदी सरकार ने ये सारे पैमाने सही निकलते हैं तो ये जीतेंगे। लेकिन अगर ये गलत कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि जनता इसका जवाब देगी। और ये माहौल झूठा भी साबित हो सकता है, माहौल कभी कभी दिखावटी भी साबित होता है। जैसा मैंने कहा कि सारा विश्लेषण धरे का धरा रह जाता है, सारी जमीन की तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं, जनता की क्या मन में है ये चुनावी नतीजा ही बताता है। ठीक बात नाविद भाई, लेकिन 2 बातें हैं, फिर मैं आगे चलूं। 2 बातें हैं, ऐसा कभी नहीं होता, कोई बड़ा कारण जरूर चाहिए। और जो ये अपेक्षा कर रहा है कि मेरे भाग्य से चमत्कार हो जाएगा, माहौल धरा की धरा रह जाएगा, वो कम से कम लड़ता तो दिखे मैदान में। ऐसा कभी नहीं हुआ 35 साल में मेरे जर्नलिस्टिक करियर में कि सोचने वाले को चमत्कार हो गया हो और सरकार मिल गई हो। ना, माफ करिएगा ना बेशको, ना, लड़ते ही नहीं दिखोगे। 3 महीने का चुनाव लड़ना चाहते हो, 3 महीने बाद में दरवाजा खुलेगा, निकलेंगे, जहाजबाम बैठेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, फिर आके सो जाएंगे और कहेंगे सरकार दे दो। बोले क्यों? बोले चमत्कार हो जाएगा। नहीं होता चमत्कार, दौर बीत गया मित्र, छोड़ दो उन बातों को, छोड़ दो। अरे भाई भूपेश बघेल हार गया, ठीक है, लेकिन लड़ा तो इसलिए हम कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कर, क्योंकि भूपेश बघेल लड़ते दिख रहे थे। नावेद बाबू खाना खा के सो रहे हो, रजाई मुंह तक ताने, नाक तक बाहर नहीं निकाली, और करे भैया देखो चमत्कार हो रहा कि नहीं, थोड़ा और सो ले। नहीं होता चमत्कार, माफ करिएगा, बात कड़वी कही है हमने, लेकिन ऐसे नावेद शुको की बात सुन के उत्साह मत आ जाना भैया आप लोग विपक्षी दल वाले। इन्हें तो जलेबी खानी चाहिए, इधर खाए चाहे उधर खाए, जो जीतेगा वही इनको नमस्ते करेगा। क्या आप लोग बर्बाद हो जाओगे, चक्कर मत बढ़ाओ। और दूसरी बात, रोजगार की एक बात आई, मेरी अपनी समझ कहती है, हम लोग जब ऐसी बात बोलते हैं ना, चाहे भाजपा बोले, चाहे नावेद शिको बोले, चाहे राज शर्मा, चाहे अमिताभ अग्निहोत्री, कि अगर देश से गरीबी मिट गई, अगर देश से महंगाई खत्म हो गई, ये बातें औचित्यहीन है। क्या कभी किसी दुनिया के किसी देश से गरीबी खत्म नहीं होती? क्या हम लोगों के लिए एक आइकॉनिक देश रहा जिसने हमारे ऊपर शासन किया? हम लोग कहते थे जो भी बड़ा आदमी होता है लंदन से आए हो, क्या उस लंदन में
नगर पालिका दिवालिया हो गई, बोलो जय श्री राम। क्या वहां लूटपाट हो जाती, शाम को बाद निकलो तो। अमेरिका में भी हो रही है। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं जिसमें रोजगार चाहने वाले कम हो से ज्यादा रोजगार हो, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। इसलिए ये बात क्यों बोलते हैं हम? ये तुलनात्मक चीजें हैं मित्र। ऐसा कभी हुआ कि 2 रुपया लेके जाएंगे और लड़ी भर के सामान लदा लाएंगे, बैलगाड़ी भर के? गजब कर रहे हो यार। और जब 2 रुपया में लड़ी भर सामान मिलता था राजबाबू, तब 2 रुपये नहीं होते थे किसी के पास। नहीं, मेरी स्मृति में 450 रुपया तोला सोना था राज शर्मा जी। क्या? मेरी स्मृति में तब 450 रुपया मेरे मोहल्ले में तो किसी के पास नहीं होते थे, एक मुश्त। क्या नावेद बाबू, तब क्या करेंगे? सापेक्ष बात है, जनता इसी पर मन बनाती, इसी बोलती थी। खैर राज शर्मा जी, ये सैद्धांतिक बातें करने आज मैं नहीं आया। रोजगार, बेरोजगारी, फलाना दिखाना, सब करेंगे कभी। मैं आज सिर्फ समझने आ रहा हूं, क्या कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि समय तेजी से बीत रहा है, जो तैयारियां इलेक्शन मोड में पार्टी को करनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही जमीन पर? स्पेसिफिक सवाल, आज टॉपिक भी वही है। आज हम कोई चुनाव आयोग और नीति आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं कर सकते ना, वो बड़ा टेक्निकल मुद्दा हो जाएगा। फराज बाबू भी बहुत शोध प्रवण व्यक्ति हैं, वो आंकड़े और बताने लगेंगे, उससे नहीं। मैं आज समझना चाह रहा हूं कि भैया आपके कार्यालय खुल रहे हैं, टेलीफोन लग गए, वहां बिजली बिल दे दिया, ऐसा तो नहीं बीच चुनाव में मकान मालिक बिल न देने के कारण कार्यालय खाली करा दे। आप कहोगे नहीं तो मैं जिले का नाम बता दूंगा जहां ये हुआ था। राज बाबू भाई, मैं एक चीज आपको बता दूं, जब इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पार्टियां हैं, छुटपुट गलतियां भी होती हैं। और अभी आपको भारतीय जनता पार्टी की गलतियां नहीं दिख रही, लेकिन मैं आप कह दूं कि आप ही के चैनल में अभी ओपी सिंह भाई ने जोक ऑफ द डे कहा, जोक ऑफ द डे, कि ये किसी की बात नहीं विपक्ष की करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम तो अपना बताओगे। अरे ओपी भाई, आपने क्या किया? आपने क्या किया? आप क्या बताओगे? आप तो अगर राहुल जी का नाम ना लो, टचवुड कह रहा हूं, रोटी हजम नहीं हो। आप गालियां नहीं बकोगे, रोटी हजम नहीं होगी। और एक और बात कह दूं, जबकि आपने कहा भाई की रोजगार की बात नहीं, हिंदुस्तान में केंद्रीय विद्यालय संगठन है, आपके मंत्री ने कहा था कि इसमें 40% हमारे पास अस्थायी शिक्षकों की कमी है। और वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट वेटनरी, इंडियन वेटनरी इंस्टीट्यूट है, जो कि एशिया में सबसे बड़ा है। लगभग 4 से 4.5 हजार अस्थायी कर्मचारियों की वैकेंसी खाली है। देश ये भी देख रहा है। अभी नावेद भाई ने एक और बात कही थी कि कुछ लोग बोल नहीं रहे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप हर समय जीतते जाओ। और मैंने एक बात कह दूं ओपी भाई, मैंने बड़े बड़े बरगद के पेड़ को गिरते देखा, आप और अहम को हमने ये भी सुना, तो बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, मैंने ये भी सुना उसके साथ में जी। नहीं, आपने सुना, लेकिन दिक्कत क्या है ना, दिक्कत क्या है, आपने और भी तो सुनी होगी मेरे भाई। आपने, अच्छा आपको नहीं लगता कि गलत हो रहा है कुछ? मैं आप ही से पूछ रहा हूं क्षमा के संग, मैं आपको बहुत चाहता हूं, मुझे आपकी, मगर मैं बता दूं, एक मिनट रुको, मैं अपने मन की बात बता दूं। मैं तो बड़ा ब्लंट आदमी हूं। केंद्रीय विद्यालय में मास्टर नहीं, सरल भाषा में बोलते ना, आप लोग तो कठिन बातें बोलते हो। पशु चिकित्सा, जानवरों के अस्पताल में डॉक्टर नहीं, ठीक, आपका तर्क। कहां भाजपा को हार जाना चाहिए चुनाव? सब तरफ हाहाकार है देश में, वोट तो देश ही डालेगा। कांग्रेस भाजपा के कहने से तो सरकार बनेगी नहीं किसी की, ना मेरे और नावेद के कहने से बनेगी। भाजपा, एक सेकंड रुक जाओ भाई, आपने कहा इसलिए मैं निवेदन कर दूं, अगर भाजपा जीत गई तो हम मानेंगे आप जो भी कह सुन रहे थे वो झूठ था, प्रोपोगंडा था। और भाजपा हार गई तो मैं आपको माला पहनाऊंगा, कहूंगा राज बाबू सही कह रहे थे। मेरा तो बड़ा सरल टेस्ट है, मैं किसी की नहीं मानता, मैं जनता की मानता हूं। अखिलेश यादव 50 सीट जीत के आ जाए, मैं तारीफ करूंगा उनके नेतृत्व की, मैं कहूंगा मुलायम सिंह जी से बड़ी लकीर खींची इन्होंने। लेकिन सीटें 5 रहेंगी और फिर मुझसे फराज भाई की तारीफ करो तो कैसे कर दूं?
ना ना, ये सब नहीं, प्री डिसाइडेड भी तो नहीं होंगे। ये सब नहीं चलेगा। आपने अयोध्या पर अपनी लाइन ली, मैं चुनाव का इंतजार करूंगा, चुनाव में मुझे चुनाव के जनादेश में अयोध्या भी दिखाई देगी, मुझे दिखाई देगी, आपको दिखे नहीं दिखे उससे क्या फर्क पड़ता है। पता लग जाएगा कि खड़गे ने जो फैसला किया उससे देश सहमत था कि नहीं। नावेद बाबू गलत तो नहीं कह रहा। लोकतंत्र में इसके अलावा और कौन कॉपी जांचेगा जनता के अलावा? अजीब बात है। खैर, फराज किदवई साहब, अभी तो कॉपी लिखी भी नहीं गई। अच्छा, तो इतनी बार जच गई तब आपने क्षमा मांगी? अरे इतनी बार क्षमा मांगी क्या कभी कि हमारे मुद्दे गलत थे? नहीं ना। बोले अब की दूसरी यात्रा निकालेंगे, वो नागालैंड से निकाली थी, मिजोरम से निकालेंगे। रुको महाराज। फराज किदवई साहब, मसला वही, अब मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने वाला समय तो चला गया क्या? प्रधानमंत्री तो कोई तब बना सकता है किसी को जब उसकी हैसियत हरकिशन सिंह सुरजीत जैसी हो जाए क्या? वो विषय तो चला गया। या कांग्रेस में है तो कामराज जैसी हैसियत हो, वो विषय छोड़िए। अब तो मसला ये कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष का ज्वाइंट कैंपेन इंडिया गठबंधन का कब से शुरू हो सकता है, क्या लग रहा है? क्योंकि आपके प्रतिस्पर्धी पार्टी 25 तारीख से इलेक्शन कैंपेन आरंभ कर रही है बुलंदशहर से। फराज बाबू। अमिताभ जी देखिए, मुझे कई लोगों के सवाल के जवाब देने हैं आपको मिला करके, तो थोड़ा सा अनइंटरप्टेड मुझे आप जी बिल्कुल दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं आपकी आज इस डिबेट में चौथी बात इंडोर्स कर रहा हूं कि आपने कहा कि गरीबी जो है वो किसी देश से जाती नहीं है, और ये तथ्य है, सच है। लेकिन गरीबी कम जरूर होती है जैसे जैसे देश में तरक्की होती है। अब ओपी सिंह जी एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, वो मेरे हाथ में है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट की ओपी सिंह जी या तो खाली हेडलाइन पढ़ करके आ गए हैं, और या इनके पार्टी से व्हाट्सएप आ गया कि भैया आप ये बोल दीजिएगा। पूरी जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूं, ये बात कर रहे हैं, और ये गरीबी की बात नहीं कर रहे हैं, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, जो कि अभी नीति आयोग ने रिपोर्ट निकाली है। इस मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट के हिसाब से आपको ये जान करके ओपी सिंह जी हैरानी होगी कि आपके मोदी जी के अमृत काल में जो रेट ऑफ, जो अभी अमिताभ जी आप बोल रहे थे कि रेट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जिस तेजी से यूपीए 1 और यूपीए 2 में गिरी थी, उससे कम तेजी से गिरी है माननीय मोदी जी की सरकार में। 27.1 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं 2005 से लेकर के 2015 तक। कर रहे हो फराज बाबू, आप कौन समझेगा? सिंह जी ने कठिन बात की अमिताभ जी, तो उसका जवाब तो जनता को, आपके दर्शकों को देंगे ना, करोड़ों दर्शक आपके हैं। ठीक है भैया। ओपी जी मोदी जी के अमृत काल पहले जब नहीं था, तो 10 साल पहले, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार बोल रहा है, इसमें यूएनडीपी की भी रिपोर्ट है और नीति आयोग की भी रिपोर्ट है कि 2005 से 2015 के बीच में 27.1 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए, और जो रेट ऑफ डिक्लाइन था वो मोदी जी के अमृत काल में कम हुआ है। ओपी सिंह जी, आप अपने प्रदेश कार्यालय में भेज दीजिएगा। पहली बात तो आपकी बात को मैं मानता हूं कि गरीबी जो है वो कम होती है, खत्म नहीं होती है, और जो रेट है वो इनकी सरकार में जो है गरीबी कम होने का, ये इन लोगों ने और खराब कर दिया। पहली बात। दूसरी बात ये हम बोलेंगे कि देखिए, हम मानते हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इलेक्शन की जीत और हार जो है वो जनता डिसाइड करती है, लेकिन लोकतंत्र में जो हार जाता है वो नेता नहीं है। मैं ये नहीं मानता। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे हैं और उनकी जमानत भी जब्त हुई है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे भी नेता थे, बहुत सीनियर नेता थे, उनका पूरा सम्मान है। जी अमिताभ जी। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि अभी आपने एक बात बोली थी कि करीब देश के 10 करोड़ लोगों के घर भारतीय जनता पार्टी ने प्रसाद पहुंचा दिया है। ठीक है, अच्छी बातें पहुंचा दिया है, लेकिन इसी देश के 20 करोड़ लोग आज की तारीख में जो हेल्दी डाइट है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 बोल रहा है। ठीक है भाई साहब। तो अमिताभ जी कहने, और चौथी बात यह है कि रही बात इलेक्शन की तैयारी की, अरे आपकी अभी क्लिप चल रही थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कल बाराबंकी में एक सभा कर रहे थे। 50,000 की भीड़ थी खाली एक छोटे से गांव में। बात खत्म हो गई, मैंने अपनी बात वापस ले ली। फराज बाबू, आपका इलेक्शन कैंपेन बहुत तेज चल रहा है, मेरी शुभकामनाएं। बात वापस ले ली, क्षमा करो महाराज। अरे नहीं, क्षमा नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? ना मांग रहे हैं मेरे से जो चाहो लिखा लो, आप सब मेरे मित्र हो। मैं राज शर्मा को लिख के दे दूं कि मेरी शुभकामनाएं, आप सरकार बनाओ, लेकिन मेरे लिखने से
खड़गे जी का भाग्य नहीं जागेगा? ननकू और रज्जाक वोट नहीं देगा, खड़गे क्या करेंगे? अमिताभ जी अरे रुक जाओ भाई राजबाबू, अब नहीं कहते नहीं। ये यूएनडीपी, ये सीएनपीडी टाइप की जो बातें हैं अंग्रेजी की, ना ननकू जाने ना रज्जाक। इस देश के दो बड़े नेता, अरे रुको भाई, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी, उनके भाषण सुनिए जो देश के आम आदमी को सबसे ज्यादा समझ में आते हैं। इंदिरा जी का भाषण मैं सुनता था और नरेंद्र मोदी का तो खुद सुन ही रहा हूं, कवर ही कर रहा हूं पत्रकार के नाते, ठीक। इसलिए इन सब बातों में, फर्जिफिकेशन में मैं कभी नहीं फंसता। इन सब किताबों में क्या लिखा छोड़ दी, किताब पढ़ के कोई वोट देने गया क्या? और एक बात और कह दूं सबको बड़ा श्रद्धा के साथ, भले ओपी सिंह जी कुछ कहें, फराज किदवई साहब कुछ कहें, नावेद जी कुछ कहें, मेरे मोहल्ले में विकास हुआ कि नहीं हुआ फराज बाबू, ये ना तो मैं मायावती जी के सर्टिफिकेट से मानूंगा, ना समाजवादी के, ना राहुल गांधी के, ना ओपी सिंह के। मेरी आंखें फूट गई, मैं सूरदास हूं, मुझे नहीं दिख रहा। सड़क बनी तो मुझे नहीं दिखेगा, आप बताओगे तब पता लगेगा। पहले मैं 10 रुपया कमाता था, अब 11 कमा रहा हूं, तो उसके लिए समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया का हैंडल देखूंगा तब पता लगेगा, मेरी जेब नहीं बता देगी। ये तो वैसे ही बात की जा रही, क्या हो क्या गया देश के राजनेताओं को कि ठंड टीवी से देख के जानेंगे। गजब कर रहे हो, देह से नहीं पता लगेगा। यूएनडीपी, सीएनटीपी, टीपी, ये क्या है? इसीलिए सब लोग बेकार, वोट के समय में डब्बा खाली मिलता है, कहीं 3 वोट, कहीं 5 वोट, कहीं 10। कैसी बात कर रहे हैं? मेरठ के एक, अरे रुको भाई फराज बाबू, मेरठ के एक मंत्री थे 2012 से 17 वाली सरकार में, फराज बाबू की, नाम नहीं लूंगा, नाम लेने में ज्यादा बुराई हो जाती है। समीक्षा की बैठक हुई नावेद को, तब मुलायम सिंह उस बैठक में थे, उनने उन मंत्री को खड़ा किया, बोले खड़ा हो जाओ। बोले बड़े बड़ा भाषण देते थे, तुम्हारे मोहल्ले के बूथ में 5 वोट मिले कुल। क्या आप बताइए यूएनडीपी सीएनटीपी का क्या करेंगे? वो 5 साल मंत्री रह लिए, 5 वोट मिले। यूएनडीपी सीएनटीपी सब जानते थे क्या? अरे उप मुख्यमंत्री भी हारे हैं। इस सब बातों नहीं चक्कर पड़ा। अच्छा दूसरी बात, मैं समाजवादी पार्टी, चूंकि मेरे मित्र हैं सब, इसलिए मैं कहूंगा वो लिस्ट मत बनाइए। मुझे उस बच्चे से नाराजगी होती है जो हर बार फेल होने पर यह कहे कि वो बिल गेट्स भी तो एक बार फेल हुए थे। ये कोई बात हुई? कान के नीचे 2 मारो, पढ़ा ना लिखा हो, बिल गेट्स से तुलना कर रहा। कर रविन्द्रनाथ टैगोर भी फेल हुए थे, तू टैगोर है भाई, टैगोर है। अपना नाम लिखना तो पहले सीखो, तब टैगोर बनेंगे। और अगर किसी को अच्छा लग रहा है तो राज भाई को भी प्रेरणा मैं दूंगा, आप भी बड़े हारे हुए लोगों की एक लिस्ट बना लो, काम आएगी। जब आप हार जाओ हर बार वही नाम ले दो कि जवाहरलाल नेहरू, अरे इंदिरा गांधी भी हारी थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे थे। इससे ये सत्य नहीं छुपता कि मोदी 303 सीटें लोकसभा में लेकर बैठे। आप अपने घर के बाहर होर्डिंग लगवा दो, अटल बिहारी वाजपेयी बलरामपुर से चुनाव हारे थे, इससे इनकी सरकार चली जाएगी ओपी सिंह की। अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी इसका होर्डिंग भी लगवा दे तो इससे इनकी सरकार चली जाएगी। अपना काम करो महाराज, पड़ोसी के गंगा नहाए से पुण्य नहीं मिलता, खुद गंगा नहाना पड़ता। खैर ओपी सिंह जी, मैं इन आंकड़ों के भ्रमजाल में नहीं पढ़ना चाहता। आंकड़े अधिकारी बनाते हैं और अधिकारी बड़े कारसाज होते हैं क्या? वो एक ही खरगोश को काला और सफेद दोनों बता देते हैं क्या? और अधिकारी बड़ी बड़ी सरकारों को, मेरी बात से नावेद को सहमत होंगे, बड़ी बड़ी सरकारों को बिना पानी के गोली समझ के निगल जाते हैं क्या? इसलिए इन सब में मैं नहीं जाता। मैं मूल बात फिर वहीं बहुत प्रैक्टिकल बात पर आता हूं। भारतीय जनता पार्टी से योगी जी ने एक नारा दिया, एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ठीक, 400 पार का मामला थोड़ा ज्यादा हाइट ले गया नहीं,
क्या 400 पार का मतलब होता है फिर भाजपा उत्तर प्रदेश में 80 में 80 नहीं तो 78 तो जीते? ओपी सिंह जी। जी अफ्ताब जी बिल्कुल सही कहा, आप मूल बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए अफ्ताब जी कि हम अगर 80 की बात कर रहे हैं तो 73 तक तो पहुंच चुके हैं, एक बार 64 एक बार 73 जी। लेकिन जो एक सीट पाए हैं वो 3 सीट पा रहे हैं, वो कह रहे 80 हराओ भाजपा भगाओ, तो कहाँ का नारा जनता, मतलब कौन से नारा सूट करेगी, 73 वाला कि 1 वाला और 3 वाला? दूसरी बात, जो हमारे साथी डिबेट पर बैठे हैं इनको सब पता है कि 2024 का परिणाम क्या होने वाला है, नावसिकों को भी पता है, आपको भी पता है, इन दोनों लोगों को भी पता है, लेकिन ये है कि हमें चूंकि डिबेट पर जवाब तो देना ही है। आप ये बताइए कि देश की आम जनता को ये अधिकार प्राप्त है कि मोदी जी आप बड़े लोकप्रिय प्रधानमंत्री 9 साल में देश के लिए किया क्या? तो हम उसी को तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से 2.5 महीना गांव हर न्याय पंचायत जाके, लेकिन अगर कोई पार्टी विपक्षी कहती है कि आपने क्या किया, तो आप समझते हैं अफ्ताब जी की जैसे हम जाकर के बताते हैं सभाओं में गांव में, वैसे उनको भी बताना चाहिए कि भैया 75 साल में 60 साल सरकार थी, हमने देश के लिए यह किया, और जिनकी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार थी उन्हें भी बताना चाहिए कि हमने प्रदेश के विकास में यह किया। ये जनता में बताए न जाकर के, लेकिन हम तो अफ्ताब जी इतने जो चुनाव हुए हैं हमने तो कुछ नहीं सुना, इनकी उपलब्धियां नहीं सुना। हाँ ये सुना मोदी जी नीचे है, भारतीय जनता पार्टी देश खा गई, क्या खा गई, संविधान बचाओ देश बचाओ लोकतंत्र, अरे ये सब फर्जी नारों से ये मतलब आम आदमी समझेगा। हाँ उनको भी बताना चाहिए जिनको विरासत और वंशवाद के कारण सियासत में जगह मिली, वो भी अपनी उपलब्धि बताए कि 2014 से एक तो न्याय पंचायत का चुनाव जीते हो, एक तो नगर निकाय का चुनाव जीते हो, एक विधानसभा का चुनाव जीते हो, एक लोकसभा का चुनाव जीते। ये बड़ी बड़ी बातें, इस पर बैठ करके अब की बार भारतीय जनता पार्टी चली गई और हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे, तो वो कह रहे हैं अखिलेश प्रधानमंत्री होंगे, कोई कह रहा है कि नहीं वो टीएमसी वाली बहन जी प्रधानमंत्री होंगे, कोई कर, अरे भैया बनो ना प्रधानमंत्री। अगर आपको लड्डू खाना ही है तो आप मेवे के लड्डू खाओ ना, बुनिया के लड्डू क्यों खा रहे हो, अब बन जाओ प्रधानमंत्री। हाँ लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि हम 415 से 44 पर क्यों आए और मुलायम सिंह के जमाने में 33 से 3 पर क्यों आए, इसको भी तो मंथन करना चाहिए। लेकिन मंथन में होगा क्या, अभी चुनाव हारेंगे ये लोग, इसके बाद कहेंगे हम मंथन करेंगे, तो आत्ममंथन करेंगे, 2 चीज निकालेंगे, बोलेंगे कि भैया एक तो ईवीएम ने धोखा दे दिया, हमने कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में, जो दिल्ली में, पंजाब में सरकार बनाई वहां ईवीएम ठीक था, लेकिन ये उत्तर प्रदेश वाला ईवीएम बहुत गड़बड़ है, राजस्थान वाला गड़बड़ है, तो ये बताएंगे। और दूसरे सज्जन पराग साहब के जो नेता कहेंगे कि चूंकि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के जो है बूथ अध्यक्षों से मिलकर के मुसलमानों और यादवों का वोट कटवा दिया, बात करते हैं सब समाज की, नारा देते हैं यमुआई। अरे भैया पराग साहब आप खुद सोचो ना, चश्मा उतार के जो लेके पन्ना घूमते हो हर बार डिबेट में ना, आप ये सोचो ना कि जिस एमवाई का नारा दिया, हाँ देख रहा वो आपको काम आए, मुंह ना ढकिए, आप मुंह खोल के बैठिए, पन्ना देख लिया। मैं अफ्ताब जी ये कह रहा हूं कि एमवाई का नारा देने वाले इनको रामपुर कहां चली गई, स्वार कहां चली गई, आजमगढ़ कहां चली गई, कन्नौज कहां चली गई, बदायूं कहां चला गया, घर था ना इनका, ये आपको मंथन नहीं करेंगे। ये सोचेंगे संजय निषाद का क्या हुआ, अनुप्रिया पटेल का क्या हुआ, ओम प्रकाश राजभर का क्या हुआ। और सुनिए पराग साहब, एक सूची जारी समाजवादी पार्टी ने किया है 6 सीटों का, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, डिम्पल यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, ये कौन कहां से लड़ेगा, इसकी सूची आपकी जारी हो चुकी है, यही आपकी तैयारी है। और हमारे यहाँ कौन सी सूची है, मोहन यादव आ जाएंगे, भजन लाल शर्मा आ जाएंगे, देव जी आ जाएंगे, कौन राष्ट्रपति हो जाएगा, कौन जो है मुख्यमंत्री हो जाएगा, कौन अध्यक्ष हो जाएगा, ये हमारी सूची है। लेकिन गांधी परिवार
क्या किसी और को बर्दाश्त कर सकता है? ये मुलायम सिंह का परिवार किसी और को बर्दाश्त, अरे सबके तो जो मकसद तैयार है। और आप कहेंगे, क्या कहेंगे? कहेंगे कि भाई यही तो असली समाजवाद है, यही तो असली भारत की तस्वीर है। आपकी तस्वीर भैया, आपको मुबारक, आपकी सोच आपको मुबारक, आपका चिंतन आपको मुबारक। भारतीय जनता पार्टी ठीक है ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा। जब कांग्रेस या समाजवादी या बसपा ये कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे, ठीक है हारे, सभी हारते हैं, हारना कोई गलत बात नहीं, लेकिन मैं एक बात याद दिला दूं बहुत विनम्रता से, तब कांग्रेस ये नारा भी लगाती थी अटल बिहारी के हारने पर, तब चुनाव चिन्ह होता था दीपक। राज भाई ये नारा आपके लिए अच्छा रहेगा ये समझना, तब कांग्रेस हास्य के साथ ये नारा लगाती थी फराज अहमद, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं। क्या जब भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार हार जाते थे तो जिन्होंने ये कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उन्हीं राजीव जी ने कहा था हमने भाजपा वालों की फैमिली प्लानिंग कर दी। क्या फिर ये भी सुनना पड़ता है, हमने भाजपा वालों की फैमिली प्लानिंग कर दी। अगर आपको ये मंजूर है तो मेरी शुभकामनाएं। हारने वालों की लिस्ट गूगल से निकाल लीजिए और जेब में रखिए, जहां कोई डिबेट हो तुरंत बता दो रामलाल भी हारे, श्यामलाल भी हारे, इसलिए हमारे हारने में कोई दिक्कत नहीं। तो हारने के लिए पार्टी खोल ले हो तो मेरी शुभकामनाएं। सुबह नेतराम के यहाँ कचौड़ी खाओ और हारने की तैयारी करो। क्या नावेद जी, इनको सबको नेतराम का पता दो, कचौड़ी वहां से खाएं, जलेबी खाएं और हारने की तैयारी करें। दिन में हारने में कोई मेहनत नहीं करनी, वो तो अपने आप हार जाता आदमी, जीतने के लिए संघर्ष होता है। खैर एक नारा चला, 30-35 साल तो चला ही, मेरी बात से सब सहमत होते हैं मेरे मित्र, लेकिन टीवी पे मजबूरी होती है पार्टियों की। नारा चला कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तब ओपी सिंह की पार्टी थोड़ा झेप जाती थी, कहती थी भाई मुकदमा यहाँ चल रहा है, हम क्या करें, करेंगे दे। अरे बोले ये सब नकली है, कभी नहीं करेंगे। ठीक, अब बन रहा तो एक नारा पलट गया। अब नारा पलट गया ना को, आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, नहीं तो पहुंच जाएगा, कि हम भी अयोध्या जाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। क्या सब यही कह रहे, हम भी अयोध्या जाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। भैया तारीख बताओ ना, छाती ठोक के। इनसे तारीख मांग रहे थे मंदिर बनाने की, आप अयोध्या जाने तक की तारीख नहीं दे पा रहे। क्या जल्दी ही अयोध्या आने का कार्यक्रम बनाऊंगा, ज्यादातर ने यही कहा। तारीख बता देते ना, चाहे हिंदू पंचांग से बता देते, चाहे अंग्रेजी कैलेंडर से बता देते, तारीख नहीं बताए ना। सबसे पहले सोनिया जी को तारीख देनी चाहिए थी, उनकी पार्टी इतने सालों से तारीख मांग रही थी अयोध्या पे। गलत बोलूं तो भाई टोक देना। उनको बताना चाहिए था कि फला तारीख को फला बजे इतने बज के इतने मिनट पर हम रामलला के सामने हाजिरी देंगे। नहीं बताओगे तारीख। अयोध्या में ले सब लोग गए, निर्मल खत्री को बुलाया तक नहीं, वो बगल में बैठे रहे हैं। कितनी दूर था निर्मल खत्री घर जहां आप लोग गए थे, उनको बुला लेते। अब वो 22 को जाएंगे, अब 22 के बाद कहां जाएंगे ये आप जानो। 22 को तो रामलला के दर्शन करेंगे, 23 को कहां जाएंगे मैं बोलूंगा तो फिर ठीक नहीं, 23-24 में पता लग ही जाएगा निर्मल बाबू क्या करेंगे। उनका मन निर्मल हो गया है, खत्री जी का मन निर्मल हो गया, वो समझ गए कि आप लोगों के पास कुछ है नहीं भाई। राज बाबू ने 2-3 सवाल अयोध्या पर उठाए, ये वही सवाल है जो मेरे ख्याल से प्रवक्ताओं को दिए जाते हैं और सब पार्टियां देती हैं, भाई ये सवाल उठाओ। इनमें जैसे नहीं सरसों के तेल का विज्ञापन आता है, झांस है इस तेल में, झांस है, तो वैसे इस सवाल में वो है धांस झांस जो भी बोलो। उनमें मैं 5 आरोप पर 5 पंक्तियां कहूंगा, सबके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ओपी सिंह जी, बाकी मैंने अध्ययन कर लिया तो बाकी मेरे मित्र ना करें, कष्ट ना पाए, इसलिए सामान्य जन के हित के लिए नावेद बाबू क्या प्रेस क्लब में भी चर्चा के लिए एक विषय रहे।
शंकराचार्यों से क्यों नहीं पूछा गया, एक प्रश्न उठाया। इसका मेरी बुद्धि कहती, देश में ऐसे दर्जनों बड़े मंदिरों के प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुए जहां शंकराचार्य नहीं गए कभी। जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस के समय जो सबसे बड़ा प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ वो सोमनाथ का हुआ, जिसका औरा अयोध्या और उसके औरे में आप कुछ साम्यता देख सकते हैं। वहां नहीं बुलाया गया था शंकराचार्यों को, कोई शंकराचार्य गया भी नहीं था, कोई विवाद भी नहीं हुआ, उनने शंकराचार्यों ने मुहूर्त भी नहीं निकाला था। दूसरा सवाल, मंदिर में कोई ट्रस्ट बनता है? जी हां, सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट बना था, उसके पहले अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तीसरा सवाल, भगवान के मंदिर में जाने के लिए कोई न्योता बढ़ता है क्या? फराज साहब, सारे विद्वान नेताओं ने सवाल उठाया, इसका उत्तर देता हूं, हां न्योता बढ़ता है, ट्रस्ट की तरफ से ही बढ़ता है। सोमनाथ का न्योता लिखित तौर पर छपा था ट्रस्ट की तरफ से, और वो पहला न्योता जवाहरलाल नेहरू को गया था जिसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, जैसे आज सोनिया जी ने अयोध्या का न्योता अस्वीकार कर दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये नहीं पता होगा आपको नावेद बाबू, ऐसी नई नई जानकारियां हैं, कांग्रेस को भी लाभ मिलेगा, ऐसी जानकारी जनता तक पहुंचेगी। और आखिरी सवाल जो कहा जा रहा है कि ओपी सिंह जी मंदिर पूरा नहीं हुआ, फराज भाई मंदिर पूरा नहीं हुआ, मंदिर के विधि विधान पर ऐसे ऐसे लोग नारद संहिता बांच रहे हैं जिन्होंने सत्यनारायण कथा कभी नहीं सुनी। अच्छी बात है, मेरे लिए यही सब राम राज्य है क्या? सब लोग भक्ति में रमे हैं और क्या राम राज्य होगा क्या? जिन्होंने अपने बच्चे के नामकरण का मुहूर्त नहीं निकलवाया वो रामलला के मुहूर्त पर चिंतन कर रहे हैं। अधूरे मंदिर का आखिरी बात कह के समाप्त कर दूंगा, लेकिन ऐसी बात है जो सुन के सब गदगद हो जाएंगे। क्या राज भाई भी बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, वो भी गदगद हो जाएंगे। हो सकता खड़गे जी को कहें भी कि भाई अब इस विषय को ना उठाओ, ये पोल पट्टी खुल गई। मई 1951 को राजेंद्र बाबू के हाथों से प्राण प्रतिष्ठा हुई सोमनाथ की। मई 1951 कहा गया, शंकराचार्यों ने कहा अशुभ है, कलश नहीं है, ध्वजा नहीं है, ध्वजा नहीं है। 1965 यानी 14 साल बाद सोमनाथ के मंदिर के गर्भगृह पर कलश रखा गया और कौशेय ध्वजा चढ़ाई गई। कितने साल बाद? 14 साल बाद। किसी ने आपत्ति नहीं बताई, किसी विधान पुरोहित ने आपत्ति नहीं जताई, किसी शंकराचार्य ने आपत्ति नहीं जताई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और आखिर इसी में एक और जोड़ दूं, नावेद बाबू इस जरा सोमनाथ मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट खोल के देखना, आनंद आ जाएगा। उसमें है कि जब ये पूरा कंप्लीट हो गया ट्रस्ट के हिसाब से, और मालूम है इस वक्त ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन है सोमनाथ का? नरेंद्र मोदी। पहले अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, इस वक्त नरेंद्र मोदी। जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे, ओपी सिंह जी, ये तथ्य भी अल्प ज्ञात है, ये भी ज्ञात होना चाहिए। जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति हुए तब शंकर दयाल जी के करकमलों से सोमनाथ मंदिर का संपूर्ण लोकार्पण हुआ, यानी तब मंदिर कंप्लीट हुआ। प्राण प्रतिष्ठा राजेंद्र बाबू ने की 51 में, राष्ट्रार्पित किया शंकर दयाल जी ने। क्या कांग्रेस ने आलोचना की थी? नहीं। क्यों नहीं की थी? आप तो समाजवादी तो तब नहीं थी, समाजवादी पार्टी वाले तो आप तो थे। इसलिए ऐसा मत कहिए कि क्या ऐसा कभी हुआ। हां जी, इसी देश में हुआ। राम राम कहिए, आनंद लीजिए, प्रभु का प्रसाद पाइए। कहां झंझट पड़े, जितना ये सब, और साधु संतों के चक्कर में भी ना पड़ो भाई, वो तो बाबा हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आपको वोट भी लेना है महाराज। और लोग, सामान्य लोगों से जाकर पूछिए कि उनकी क्या इस बहस में कोई रुचि है।
जिसका काम उसी को साजे। देश तो ये चाहता है कि रामलला जब जितनी जल्दी वहां स्थापित हो जाए और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उतना ही भव्य है, उतना ही सुंदर है, उतना ही श्रद्धा की चीज है। उन सब लोगों के लिए राष्ट्र में अच्छा भाव नहीं रह सकता जो किसी न किसी बहाने लगातार राम मंदिर की स्थापना में विलंब हो ऐसे प्रयास करते रहे, सुप्रीम कोर्ट से लेके और बाहर तक। और अब अंतिम स्थिति जब आई कि अब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, मंदिर बन के तैयार हो गया, तो संतों को आगे करके पीछे से जो प्रक्रिया हुई, मैं द्वारिका के शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य के शब्दों को उद्धृत करूंगा। उन्होंने कहा उनको अयोध्या जाना नहीं था विपक्षियों के लिए, और आड़ हमारी ले ली। उन्होंने कहा राजनीतिक लोगों को शंकराचार्य की आड़ लेके सियासत नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।